प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था 4 स्टेज पाइपलाइनिंग को। आज हम 5 और 6 स्टेज पाइपलाइनिंग को देखेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शंस के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको रिवाइज कर लिया जाता है। पहले इंस्ट्रक्शन फेच होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, फिर जो भी ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स हैं उनको फेच किया जाता है। सारे ऑपरेंड्स मिलने के बाद ऑपरेशन उन पे परफॉर्म किया जाता है और फाइनली रिजल्ट को स्पेसिफाइड लोकेशन पे स्टोर किया जा सकता है। ये स्पेसिफाइड लोकेशन इंटरनल रजिस्टर भी हो सकता है। इनको यदि हम डिकम्पोज करें 5 स्टेज में, तो 5 जो स्टेज है, IF का इंस्ट्रक्शन फेच का होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग का होगा, ऑपरेंड फेच का होगा और एग्जीक्यूशन का होगा और राइट बैक का होगा। ये 5 डिफरेंट स्टेज के लिए हमको 5 फंक्शनल यूनिट चाहिए होंगे। ये 5 फंक्शनल यूनिट पैरेलल पे एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। ये 5 फंक्शनल यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इंस्ट्रक्शन फेच का यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोड का यूनिट, ऑपरेंड फेच का यूनिट, एग्जीक्यूशन का यूनिट और राइट बैक का यूनिट। ये सभी जो है आपको इंटरमीडिएट लैच या बफर या पाइपलाइन रजिस्टर के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पे डेटा फ्लो इस डायरेक्शन में हमको दिख रहा है। इसी का दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। यहाँ पे ये आपका डेटा फ्लो और 5 स्टेज पाइपलाइन आर्किटेक्चर है। यहाँ पे दिस वन इज द इंस्ट्रक्शन फेच, पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज, ये तीसरा स्टेज, ये चौथा और ये 5वां स्टेज। इनके बीच में ये इंटरमीडिएट बफर्स हैं जहां पे हर एक स्टेज अपना आउटपुट क्या करेगा, पुट करेगा। इसी में यदि हम देखें तो इसका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं टास्क टाइम डायग्राम। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस पे टास्क है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 I1 से लेके ये 6 इंस्ट्रक्शन है I6 तक है। इस डायग्राम में इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है। ये आपका फर्स्ट टाइम यूनिट है। यहाँ पे ये फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप गौर से देखेंगे तो कौन सा फंक्शनल यूनिट किस क्लॉक पल्स में काम कर रहा है और कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहा है वो आपको दिख जाएगा। जैसे दूसरे क्लॉक पल्स में इंस्ट्रक्शन फेच का फंक्शनल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन 2 के लिए काम कर रहा है और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन 1 के लिए इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट काम करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम 6 स्टेज में आ जाते हैं। तो 6 स्टेज में आपके कौन कौन से स्टेज होंगे? तो ये जो 2 स्टेज हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है 5 स्टेज के। आखिरी के 2 जो हैं ये भी 5 स्टेज के ही जैसे हैं, लेकिन ये जो है बीच में ये जो 2 स्टेज हैं, एक्चुअल में वहां पे जो आपका ऑपरेंड फेच OF का जो स्टेज था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कैलकुलेट ऑपरेंड एंड fetch the operand. Calculate operand is basically the calculate the effective address of the operands. अब क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी? तो हमको पता है कि हमारे पास एक से अधिक एड्रेसिंग मोड और एड्रेसिंग स्कीम होते हैं, तो उसमें हमको ऑपरेंड्स का जो एड्रेस होता है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। तो इफेक्टिव एड्रेस जो है वो इस स्टेज में कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद जब आपके पास ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस आ जाता है तो आप उसको फेच कर लेते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और राइट कमांड होगा। ये इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट को यदि आप नॉर्मल एग्जीक्यूशन में हम देखें तो यहाँ पे ये 3 स्टेज जो हैं, शुरू के 3 हैं, फेच, डिकोड, कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। उसके बाद जो 3 है वो फेच द ऑपरेंड, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, राइट द कमांड। अब नॉर्मल एग्जीक्यूशन आपका ऐसा ही होता है, इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे हम इसको एज्यूम करते हैं कि जो कोई भी अनकंडीशनल ब्रांच नहीं आया है, तो इस तरीके से आएगा। इंस्ट्रक्शन के आखिरी में हम चेक करते हैं इंटरप्ट आया है या नहीं आया है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी इंटरप्ट नहीं आया है और ये साइकिल कंप्लीट हुआ। लेकिन यदि अनकंडीशनल ब्रांच आपका आ जाता है, यहाँ पे यदि सेकेंड राउंड पे हम ये एज्यूम करें अनकंडीशनल ब्रांच आ गया, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना पड़ता है और उस
उस केस में ये जो स्टेज है उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अब प्रोग्राम काउंटर को अपडेट किया, फिर जो भी आपका पाइप है उसको एम्प्टी किया और वापस से नए लोकेशन से जो भी ब्रांच का लोकेशन होगा वहां से इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे और ये साइकिल आपका चलेगा। अब फिर से हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं। हमने फेच किया, डिकोड किया, ऑपरेंड्स का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया, कोई भी ब्रांच कंडीशन नहीं आया। हमने ऑपरेंड को फेच किया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद ऑपरेंड को जहां पे भी राइट करना था हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे क्या इंटरप्ट आया? यस। जैसे ही इंटरप्ट आता है तो फिर हम अगेन फिर से यही काम हमारा चालू हो जाता है। हम पीसी को अपडेट करते हैं, जो भी पाइप है उसको एम्प्टी करते हैं और उसको एम्प्टी करने के बाद जो भी इंटरप्ट का नया जो सर्विस रूटीन के लिए जो एड्रेस है उस एड्रेस से हम क्या करते हैं, वापस इंस्ट्रक्शन फेच चालू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको जो ध्यान देना है कि जब हम नॉर्मल एग्जीक्यूशन को छोड़ते हैं तो हम पाइप को एम्प्टी करते हैं। पाइप को एम्प्टी करना क्यों जरूरी है, पाइप को खाली करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पाइप में जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन होंगे वो आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, क्योंकि अब आपका जो है जैसे ब्रांच हुआ या इंटरप्ट हुआ तो आपका कंट्रोल मेमोरी में किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इस पाइप को एम्प्टी करना पड़ता है। ये 6 स्टेज के लिए आपका फिर से टास्क टाइम डायग्राम है। यहाँ पे टास्क टाइम डायग्राम में 3 इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे आप देखिए पहला जो इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लिया? ये टाइम लिया पूरे 6 क्या है? नंबर ऑफ स्टेज इनटू टाइम टेकन बाय ईच स्टेज। तो एक सिंगल स्टेज कितना टाइम ले रहा है? 1 × 1। तो पहला इंस्ट्रक्शन 6 में आ गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन कब आया? तो दूसरा इंस्ट्रक्शन यदि आप गौर से देखोगे तो दूसरा इंस्ट्रक्शन भी पूरा 6 ले रहा है। दूसरा इंस्ट्रक्शन भी पूरा 6 का टाइम ले रहा है, लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड इंस्ट्रक्शन 1 के साथ ओवरलैप हो रहा है। ये फंक्शनल यूनिट, अब 2 फंक्शनल यूनिट आपस में काम कर रहे हैं, तो केवल एक ही क्लॉक पल्स में काम हुआ, ये एक ही क्लॉक पल्स में। तो ये एक क्लॉक पल्स या आप ये बोल सकते हैं एक फंक्शनल यूनिट को लेने वाला टाइम है। हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है, सारे फंक्शनल यूनिट इक्वल टाइम ले रहे हैं। तो ये 1 है, ये 1 है। टोटल टाइम 6 + 2 = 8 टाइम यूनिट। अब फिर से यदि आप इसको देखें तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में नंबर ऑफ स्टेज इनटू टाइम टेकन बाय ईच स्टेज, ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में लगा, प्लस यदि यहाँ पे n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा? n, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है इसलिए n-1 इंस्ट्रक्शन बचे। हर एक इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रहा है? हर एक इंस्ट्रक्शन ये वाला टाइम ले रहा है, एक फंक्शनल यूनिट में लगने वाला टाइम इनटू 1। तो ये आपको मिल गया कितना? 6। n = 3 था तो 3 - 1 × 1, तो आपको टोटल यहाँ पे मिल गया 2। तो ये आपका मिल गया 8। इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एक कैलकुलेशन था। इसको हम आगे की लेक्चर में फिर से हम आगे के लेक्चर में इसको देखेंगे, हम उसमें जब थ्रूपुट और बाकी चीज़ों को देखेंगे अगले लेक्चर में। अब इसके बाद आप फिर से देख लेते हैं, ये जो है RISC प्रोसेसर में जो 5 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग होते हैं उसके डिफरेंट स्टेज क्या है? पहला और दूसरा स्टेज तो आपका कॉमन है। तीसरा स्टेज आप यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हुआ, चौथे स्टेज में मेमोरी एक्सेस हुआ और पांचवे में राइट बैक हुआ। यदि आप इसको वॉन न्यूमैन से मिलाने की कोशिश करेंगे तो वॉन न्यूमैन में जो तीसरा स्टेज था वो तीसरा स्टेज था ऑपरेंड को फेच करने का, लेकिन यहाँ पे ऑपरेंड फेच नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो RISC प्रोसेसर या फिर MIPS आर्किटेक्चर है या MIPS इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जो भी ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसका सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही इंटरनल रजिस्टर में मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है RISC प्रोसेसर के 5 स्टेज पाइपलाइनिंग में एंड वॉन न्यूमैन प्रोसेसर के 5 स्टेज पाइपलाइनिंग में। इसमें अब एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे किसी भी पाइपलाइनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डायग्राम हैं। 2 डायग्राम हमारे पास कौन कौन सा है? एक है टास्क टाइम डायग्राम, ये आप पहले देख चुके हैं। दूसरा है स्पेस टाइम डायग्राम। स्पेस टाइम डायग्राम में ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसमें पाइपलाइनिंग का डेप्थ या पाइपलाइनिंग का स्टेज होता है।
तो ये आपके 5 स्टेज के लिए है। तो ये 5 स्टेज है। 1 जो है स्टेज 1 को बताता है, स्टेज 1 आपका क्या फेच का है। 2 स्टेज 2 को बता रहा है जो कि आपका डिकोड और रजिस्टर रीड ऑपरेंड का है। 3 आपके एग्जीक्यूशन का या एलयू रिलेटेड ऑपरेशन का है। ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन या डेटा एक्सेस का है। और ये 5वां जो स्टेज है राइट बैक का है। यदि आप देखेंगे तो पहले क्लॉक पल्स में केवल एक ही स्टेज हमारा काम हुआ था, और यदि आप इसको देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर समय तक आपके सारे जो है फंक्शनल यूनिट काम नहीं करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है स्टार्टअप बर्डन या स्टार्टअप रीजन। सेम वैसे ही जब आपका फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक समय के बाद आपका पहला फंक्शनल यूनिट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसके पास कोई टास्क नहीं होगा। तो ये अब ड्रेन होते जा रहे हैं। तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं, ड्रेन रीजन। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। थैंक यू।